पोर्टल पर हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को बारी बारी से पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रकाश लाइट के बारे में बता रहा था, उसकी मैंने आपको डिफरेंट फिनोमेना जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें बताई। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक जो इसमें रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल ये जो चैनल है, इस पर आपको सभी एग्जाम्स जैसे आपके KBS हो गया, NBS हो गया, DSSB हो गया, आपके CTET हो गया, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपके वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपके व्हाट्सएप के लिए आपको नोट्स जो है वो प्रिंटेड नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपने तैयारी को और ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बिना किसी समय को गंवाए हुए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम पढ़ रहे थे लाइट, और लाइट में मैंने आपको उसकी डिफरेंट फिनोमिनाज, फिर उसका जो ड्यूल नेचर है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। आज जो हम बात करेंगे वो एक प्रकाश की इंपॉर्टेंट घटना है, वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ये क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वर्ण विक्षेपण की जो क्रिया होती है उसमें इसके 7 रंग अलग हो जाते हैं। कब? जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना, उसी घटना को हम कहते हैं क्या? प्रवर्ण विक्षेपण। और जो 7 जो रंग हैं वो एक क्रम ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। किसके क्रम में? उनकी जो तरंगदैर्घ्य है उसी के अकॉर्डिंग, उनकी जो वेवलेंथ है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग, मतलब उसका जो विचलन है या फ्लक्चुएशन है, डिफ्लेक्शन है, वो कितना होगा, हर एक कलर का एक फिक्स होगा। जो जैसे कि सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, नीले कलर का होता है, और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का होता है या लाल कलर का। ठीक है ना, आप चित्र से समझ लेते हैं इसको। ये जैसे कोई प्रिज्म है और इस पर जो है वो प्रकाश की तरंग इस प्रकार में जा रही है। यहां से जो है ये इस प्रकार से विभाजित होगी, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, और इसके जो क्रम होगा उसको याद रखने का तरीका होगा विबग्योर। सबसे नीचे होगा वायलेट, फिर आएगा आपका इंडिगो, फिर आएगा आपका ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा विचलन होगा वो वायलेट या बैंगनी कलर का होगा। ठीक है, और जो सबसे कम होगा वो किसका होगा, रेड कलर या लाल कलर का होगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से प्रिज्म से होने की बात जो है अलग अलग जो कलर के प्रकाश अलग अलग हो जाते हैं
इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये विचलन हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? आपकी वेवलेंथ के अंतर के कारण हुआ है, आपके तरंग दैर्ध्य के अंतर के कारण हुआ है। ठीक है ना? तो ये है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसी में, वो है प्रकाश के जो रंग है वो, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा होता है पूरक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है? तो जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं आपके RGB या रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन जो होते हैं वो प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना? दूसरे होते हैं द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी जो कलर होंगे वो होगा पहला येलो, ठीक है, दूसरा होगा मैजेंटा। जो मैजेंटा है वो कलर है वो मिक्स किया जाता है आपका लाल प्लस नीला, इनको मिक्स किया जाता है। और तीसरा होगा श्यान कलर कहा जाता है इसको, या इसको आपको क्या कहते हैं हिंदी में? पीकॉक नीला, यह श्यान कलर। ये जो कलर होता है ये भी मिक्सर होता है किस का? आपके लाल प्लस हरा प्लस नीला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी जो कलर होते हैं वो तीन होते हैं, येलो, मैजेंटा और श्यान या पीकॉक नीला, ठीक है ना। ये दो सेकेंडरी हो गए। और तीसरे जो कलर होते हैं वो होते हैं आपके पूरक रंग। पूरक रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरक रंग। तो पूरक जो रंग होते हैं वो ऐसे रंग होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर वो क्या होते हैं? सफेद रंग को देते हैं, व्हाइट कलर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें है नीला प्लस पीला, नीला और पीला इनको मिला दें तो ये क्या होगा? सफेद होगा। उसके बाद जो लाल, हरा और नीला, इन तीनों को भी मिला दे तो ये किस में हो जाएगा? सफेद में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे सारे कलर जिनको आपस में मिलाने पर वो व्हाइट बन जाता है। आपने कई बार किया भी होगा जब पेंटिंग करते हैं वो पानी वाले कलर से, तो कहीं जो दो रंग है उनको आपस में मिलाने पर वो क्या हो जाते हैं? सफेद कलर में बदल जाते हैं। तो वो जो दो रंग है वो आपस में पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स, ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा था तो इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम घटना पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसी माध्यम में प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रखना। किसी माध्यम में उपस्थित धूल कणों व अन्य जो सूक्ष्म कण हैं, कणों के कारण प्रकाश का चारों दिशाओं में विकिरित होना या फैल जाना, ठीक है ना।
तो भाई जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजर रहा है जहां की क्या है बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो धूल के हैं या किसी और चीज के, तो इस स्थिति में जो है वो क्या होता है, वो अपने प्रकाश को एक तरह से विकिरित कर देता, फैला देता है चारों तरफ, ठीक है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। और यह डिपेंड करता है स्कैटरिंग, यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि जिसकी जो वेवलेंथ है वो जितनी ज्यादा होगी उसका जो है वो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो उतना कम होगा, समझ गया। और जिसकी जो ज्यादा सबसे कम होगी, सबसे कम जो वेवलेंथ होगी उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वो है आसमान का नीला दिखाई देना। दिन के समय जो है वो आसमान हमेशा क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है उसमें उसके कारण जो है वो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, और जो प्रकीर्णन है उसमें जो कि जो वेवलेंथ है वो सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की होती है, और उसके ऊपर ही लगभग लगभग ये जो नीला कलर होता है, तो वहां पर जो हमें प्रदर्शित होता है वो मिक्स कलर होता है, नीला बैंगनी टाइप का, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्योंकि सबसे कम होती है ब्लू लाइट की, तो उस वजह से जो है ब्लू बैंगनी कलर मिक्सर एक तरह से दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट होती है वो सबसे ऊपर होती है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर जो लाइट्स होती हैं, जैसे कि आपके हेडलाइट्स, बैक लाइट्स होती हैं गाड़ियों में, है ना, और आपके जो ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, या आपके जो बिलबोर्ड्स होते हैं जो दुकानों के आगे चलते रहते हैं, तो वो सारी चीजें वो रेड से ही क्यों बनाई जाती हैं, उन पर रेड लाइट का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रेड लाइट है वो दिन में भी दूर से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका जो विकिरण है वो बहुत कम हो रहा है, उसका प्रकीर्णन सॉरी सबसे कम होता है। इस वजह से जो प्रकाश है वो इधर उधर मूव नहीं होगा और हमारी आंखों पर डायरेक्ट आएगा, इस वजह से हमें वो कलर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस वजह से प्रकीर्णन ही उसका एक कारण है, ठीक है ना। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य का लाल दिखाई देना। या लाल प्रकाश का दिखाई देना, जो सूर्योदय है और सूर्योदय दोनों टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम पर जो है वो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, क्योंकि उस टाइम पे सूर्योदय होता रहता है। और उस टाइम पर क्या होता है, जो बाकी की कम तरंग दैर्ध्य वाले जो प्रकाश हैं वो वायुमंडल के द्वारा स्कैटर्ड कर दिए जाते हैं, जबकि जो हैवी वेवलेंथ है वो किसकी है, रेड कलर की, तो वो उसको विकिरण या प्रकीर्णन उसका नहीं कर पाता है, और इस कारण से वो ज्यादा हमें आंखों तक हमारी वही पहुंचता है, जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा वही हमें दिखेगा। तो इस वजह से हमें रेड कलर ही सुबह और शाम को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं फिर आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखो ये टॉपिक जो है वैसे तो बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि प्रकाश से संबंधित, लेंस से संबंधित हमने बातें की, तो इसीलिए इसको फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं।
एक मिनट है, हाँ इस टाइप से है ये, और यहाँ पे ये ये है आपका लेंस, ठीक है, ये है आपका आइरिस, और यहाँ पर जो द्रव भरा होता है वो है काछाव द्रव, इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ पर जो है ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका रेटिना, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये दृष्टि पेशियाँ, ठीक। ये एक, वैसे उतना मैं अच्छा फिगर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जैसा भी आप देख लीजिए इस प्रकार से होता है आपका मानव नेत्र। इस मानव नेत्र में ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये पूरी, सबसे पहले ये आउटर लेयर है एक, ठीक है ना, जो कि एक काफी कठोर जो है वो झिल्ली होती है, ठीक है। इस कठोर झिल्ली को हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये जो कठोर झिल्ली है बाहर, इसको हम कहते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को इंग्लिश में कहते हैं आपके स्क्लेरोटिक, ठीक है ना, ये दृष्टि पटल है। उसके अलावा जो यहाँ पर ये सबसे बाहर का भाग है, ये आपके दिख रहा है, जो ये उठा हुआ भाग है, ये बाहर को निकला हुआ, ये है कॉर्निया, ठीक है ना। उसके अलावा ये बीच का एक छेद वाला भाग है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो है आपके पुतली या प्यूपिल, और उसके दोनों साइड है ये आपके ये आइरिस, ठीक है ना। आइरिस के अंदर ये जो ये वाला हिस्सा है ये है लेंस, ठीक है। लेंस के ठीक अंदर जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर भरा होता है एक द्रव जिसको काछाव द्रव या विट्रियस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ये पीछे की साइड है ये है आपका रेटिना, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो दृष्टि पेशियां होती हैं जो कि डायरेक्ट इससे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है मानव नेत्र। अब ये मानव नेत्र जो है वो कार्य कैसे करता है, तो ये आपको देखना होगा कि यहाँ पर अलग अलग रोल क्या है। सबसे पहले जो हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है वो कहाँ पर आता है, आपके कॉर्निया, जो सबसे पहला वाला भाग है इस पर पड़ता है। तो जो कॉर्निया है वो ही जो आंख का गोल वाला भाग उठा हुआ होता है, उसी को दान किया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि दान देने वाला भाग, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, वो है कॉर्निया, ठीक है। तो जो कॉर्निया है वो दान किया जाता है। उसके बाद जब प्रकाश यहाँ से अंदर आता है, तो ये दोनों साइड जो है वो दो झिल्लियां हैं, दो जिनको बोलते हैं मेम्ब्रेन्स है। वो जो मेम्ब्रेन्स है उनको कहा जाता है आइरिस या परितारिका हिंदी में कहते हैं। ये जो आइरिस है ये क्या करती है, आने वाले जो प्रकाश है उसकी मात्रा को कम या ज्यादा करती है। अगर ज्यादा है तो उसको, वो जो आइरिस है वो सिकुड़ जाएगी, अगर कम है तो आइरिस फैल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो नियत एक तरह से प्रकाश जो आ रहा है अंदर आंख को, उसको कंट्रोल करेगी कौन, आइरिस। फिर आइरिस जो है उसके ठीक इन दोनों आइरिस के बीच में यहाँ पर जो है वो एक पतली झिल्ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। इस प्यूपिल को क्रॉस करके जो प्रकाश है वो फाइनली किस में जाता है, ये आपके लेंस में जाता है। ये जो लेंस है ये डिट्टो वैसा ही लेंस है जैसे कि
किसी कैमरे का लेंस काम करता है, वैसे ही ये लेंस यानी जो मानव नेत्र है उसी पे बेस्ड है क्या, कैमरा। जो कैमरा बनाया गया वो मानव नेत्र के बेस पर ही बनाया गया। तो उसी प्रकार से जो लेंस होता है ये क्या होता है, इसकी अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की इसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी फोकस दूरी जो है वो घटाई या बढ़ाई जाती है आंख के द्वारा। फिर यहाँ से जो प्रकाश है वो अछाव द्रव से होता हुआ किस पर जाता है, पीछे रेटिना पर जाता है। जो रेटिना या इसको कहते हैं आप दृष्टि पटल, ठीक है ना। तो ये प्रकाश पीछे होता है और रेटिना पे गया। रेटिना पर जो है वो प्रकाश जो है वो पड़ता है, कोई भी वस्तु है उसका हमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। और जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अब मैं कहां पे बताऊं आपको। पीछे जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक व उल्टा, ठीक है ना। तो वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो जो रेटिना है उससे कनेक्ट होती हैं कौन सी, आपकी जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं दिमाग की, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं, वो दृष्टि कोशिकाओं से कनेक्ट होती हैं और वो क्या करती हैं, दिमाग में संदेश भेजती हैं उस वस्तु के बारे में कि वो वस्तु कैसी है। वो वहां पर जो दिमाग की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके द्वारा उस वस्तु के प्रतिबिंब को पलट दिया जाता है और वहां पर उसको जैसे वो हूबहू है वो चीज हमें वो दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमें वस्तु जो है वो दिखाई देने लग जाती है। तो वस्तु को दिखाई देने के लिए जो है सबसे जरूरी क्या है, एक शर्त होती है कि यहाँ से जो लेंस है उससे जब प्रकाश अपवर्तित होकर आए पर किस पर, रेटिना पर पीछे, तो वहां पर क्या होना चाहिए, रेटिना पर उसका फोकस बनना चाहिए। यानी कि लेंस से जो है वो प्रकाश रेटिना पर ही फोकस होना चाहिए। अगर वो रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे फोकस होता है तो उस स्थिति में जो है हमें चीजें खराब दिखाई देंगी या धुंधली दिखाई देंगी, समझ गए। तो यह है आपका मानव नेत्र, है ना। इसके बारे में मैं आपको और क्या क्या बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, रेटिना होती है, हाँ रेटिना पर पड़ता है प्रतिबिंब दृष्टि संकेत, ठीक है। और एक और चीज है इसमें कि जहां पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि इस यहाँ पर जो है वो रेटिना से निकलने वाली जो सिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो क्या होती है, डायरेक्ट जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं उनसे कनेक्ट होती है। उस स्थान पर जो है वो प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। वहां पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस वजह से जो है वो जो बिंदु होता है वो बिंदु वो कहलाता है आपका ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहलाया जाता है। उसको अंध बिंदु कहते हैं या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर जो है वो प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता, वहां पर अंधेरा होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मानव नेत्र पूरी तरीके से कार्य करता है। इसमें याद रखने वाली चीजें हैं वो है आपकी कॉर्निया, ठीक है। लेंस क्या करता है, लेंस का काम है कि अपवर्तन के बाद प्रकाश का जो फोकस है वो किस पर बनाना, रेटिना पर बनाना, है ना, न कि रेटिना के पीछे और आगे, समझ गए, ये इसका काम है। उसके बाद जो है वो प्यूपल जो है वो इसमें किसी भी प्रकार का आंख में कचरा ना जाए या कोई गंदगी अगर जाए या आंख में अगर कोई बाहरी अचानक से चोट लग जाए तो उसके बाद क्या हो, उसको बाहरी नुकसान से बचाया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर प्यूपिल का प्रयोग होता है लेंस के आगे, कि लेंस जो है उसको खतरा ना हो, ठीक है ना। जो आइरिस होती है वो आंख में जाने वाली जो प्रकाश है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। कम है तो ज्यादा खुल जाएगी, अगर ज्यादा प्रकाश है तो कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से यह है आपका मानव नेत्र, ठीक है ना। अब इसमें और क्या क्या चीजें हम देखेंगे, देखते हैं। इसमें हम और चीज देख रहे हैं मानव नेत्र में, इसकी समंजन क्षमता, समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता का मतलब होता है कि
नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण से क्या होता है, वो जो है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो प्रकाश की किरणों को किस पे, रेटिना पर फोकस करवाता है, वो उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। अब ये जो है ये मानव के लिए इसकी एक निश्चित बिंदु होती है। तो इसका जो सबसे निकटतम बिंदु होता है, निकटतम बिंदु वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक निश्चित नजदीक तक तो वस्तु जो है वो मनुष्य को क्या दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर जो है जो फोकस हमारा जो लेंस है मानव नेत्र, वो क्या करेगा, फोकस दूरी को कम करता रहेगा और उसकी समंजन क्षमता का प्रयोग करते हुए एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक आने पर जो है वस्तु क्या होगा, वो धुंधली दिखाने लग जाएगी और कम, मतलब उसकी जो लेंस है वो उसकी समंजन क्षमता वहां पर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत तक जो है वो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है, एडजस्टिंग पावर है, एकोमोडेशन पावर है, वो यूज होती है। आपने देखा होगा कि जब हमें कोई दूर कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो क्या होती है, वहां पर जो है हमारा जो फोकस है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है और हम कुछ देर में आंखें ऐसे देखते रहे तो हमें वो चीज स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। तो ये किसके कारण होता है, जो नेत्र लेंस है उसकी समंजन क्षमता के कारण ही होता है। यानी फोकस दूरी को कैसे हम क्या करें, आपके रेटिना पर फोकस कर पाए, समझ गए। तो ये है आपकी समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। ये रियर बिंदु तो आप समझ गए कि जो निकटतम बिंदु होता है आंख का वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु जो है वो क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो वो दूरस्थ बिंदु जो आंख का होता है वो इन्फिनिटी या अनंत माना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दोष, दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स। अब ये है कि जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है, एक किन्हीं कारणों से, जैसे कि उम्र बढ़ती लगती है, उम्र बढ़ती है, या आजकल तो कम उम्र में ही, जैसे कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ कि क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करने से और मोबाइल और इन सब चीज़ों को प्रयोग करने की वजह से क्या होता है, आँखों की जो पावर्स है वो गिर जाती हैं, जो समंजन क्षमता है, एकोमोडेशन पावर है वो गिर जाती है। इस वजह से क्या होता है, आँखें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसी के कारण मतलब क्या होता है, दृष्टि, जिसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में क्या होता है कि अब जो प्रतिबिंब है वो क्या नहीं बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, यानी ये रेटिना के ये तो आगे बनता है, ये तो रेटिना के पीछे बनता है, क्योंकि जो लेंस है उसकी अगर फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो पावर है वो कम हो गई है। तो इस कारण से वो फोकस जो है वो नहीं, किससे नहीं कर पा रहा, रेटिना पर फोकस नहीं करवा पा रहा है, जो बाहर से तरंगे या प्रकाश की किरणें हमारे पर आ रही है। किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वो उससे हमारे ऊपर परावर्तित होकर आंखों पे आता है, फिर आंखों के अंदर उसका फोकस बनता है, प्रतिबिंब बनता है, फिर हम उसको ट्रांसलेट करके तब देख पाते हैं, तभी तो देख पाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो होता है सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, इसको जाना जाता है किसके नाम से, मायोपिया के नाम से, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में जो है क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। यानी निकट की तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की जो है वो धुंधली दिखाई देगी, बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देगी। तो उसका मतलब हो गया कि हमें क्या हो गया, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष हो गया। अब इस दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस युक्त हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस, या जिसको हम कहते हैं आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो अवतल लेंस है इसके लगाने वाले इसका प्रयोग करते हुए चश्मा बनाएंगे और
उसके बाद हमारा जो निकट दृष्टि या मायोपिया है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमारे पास है वो है ठीक इसके जो विपरीत होगा वो है आपके दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, और इसको हम कहते हैं आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें ठीक इसके विपरीत होगा कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की जो वस्तु है वो दिखने में दिक्कत होगी, या क्या होगा, एक तरह से मतलब ब्लर दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा जब हम चश्मे बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें क्या करता है, एक चेयर पर बिठा के पहले आगे जो है वो लेटर्स जो है अल्फाबेट्स कुछ लिखे होते हैं उनको दिखाते हैं। वो इसीलिए है कि पता चल सके कि हमारी दृष्टि में कौन सा दोष है, एक्चुअली में दूर दृष्टि दोष है या नजदीक के दोष है ना। ये सारी चीजें चेक करने के लिए वो सब किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर इसका निवारण बोले तो उसके लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, उम्र जो बढ़ती है उसके कारण क्या होता है, एक उम्र के बाद क्या होता है ना, जो मानव का जो नेत्र होता है उसकी जो समंजन क्षमता है, अकोमोडेशन पावर्स है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यानी कि वो न तो दूर की चीजों को देख पाता है ठीक से, न तो नजदीक की, क्योंकि जो फोकस है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। वो न तो दूर की चीजों को फोकस कर पा रहा है रेटिना पर, न नजदीक की चीजों को कर पा रहा है। तो उस स्थिति में जो है हमें जो दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष, इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है। और इस वाले दोष को अलग करने के लिए जो है वो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग, लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग आदमी होता है उनके मोटे मोटे चश्मे होते हैं, तो उसमें क्या है, दोनों ही लेंस जो है डबल फोकस वाले यूज किए जाते हैं। तीसरा जो है दृष्टि दोष होता है वो है आपका अतिबिंदुकता, एस्टिमाइजेशन, अतिबिंदुकता या एस्टिमेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी कि या तो उसे वर्टिकल जो है वो साफ दिखाई देगा लेकिन हॉरिजेंटल नहीं दिखाई देगा, हॉरिजेंटल नहीं दिखाई देगा तो वर्टिकल दिखाई देगा, यानी कि दोनों में से एक चीज गड़बड़ है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है वो कई चीजों को भांपने में थोड़ा उसमें गलती होती है, जैसे कि जो गहराई है वो उसको सही तरीके से नहीं भांप पाता है क्योंकि उसे चीजें ऊपर ऊपर को दिखाई देती है ना, या उसकी जो किसी चीज की जो चौड़ाई है उसको सही तरीके से माप नहीं पाता है। तो उस प्रकार का जो दोष होता है वो एस्टिमाइजेशन का दोष होता है। और उसी को उसमें हम जो है वो हम यूज करते हैं किस प्रकार का लेंस, उसको कहते हैं हम सिलिंड्रिकल लेंस। आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं वो आपके बुजुर्ग जो होंगे उनमें जब हम जाते हैं तो डॉक्टर वो होते हैं चश्मे वाले, वो कहते हैं कि इसमें इनके सिलेंड्रिकल लेंस लगेगा। तो सिलेंड्रिकल लगने का मतलब है क्योंकि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो विजन है उसमें दिक्कत आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये है आपका एस्टिमाइजेशन, ठीक है। लास्ट में हमें इसमें एक चीज पढ़नी है, वो है आपका कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस। कलर विजन
और कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर विजन देख लेते हैं। जो कलर विजन होता है उसमें क्या होता है कि जो रेटिना होता है हमारा, जिस पर कि फोकस होता है सारी किरणें और वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो वहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है आपकी शंकु कोशिकाएं, ये शंकु के आकार की होती हैं, वो इसीलिए उनको कोन्स कहा जाता है। और दूसरी जो है वो रॉड जैसी होती हैं, उनको छड़ के आकार की होती हैं, तो वो उनको रॉड कहा जाता है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं? आपकी रेटिना पर होती है। तो जो ये शंकु होता है, ये कोन्स जो होते हैं, ये किससे होती है? रंग से संबंधित होता है। रंग के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है, ठीक है। ओह माय गॉड, लाइट चली गई। लाइट चली गई दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, ऐसे ही देख लेते हैं। तो जो ये होता है ये रंग के लिए सेंसिटिव होता है, और ये जो है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो हमें एकदम से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है। तो उसका कारण क्या है? कारण है कि वहां पर जो है, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो रॉड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। रॉड जो कोशिकाएं हैं रेटिना के अंदर वो एक्टिवेट होती हैं, तो वो क्या करती हैं? कम प्रकाश में भी ज्यादा खुल जाती हैं और हमें दिखाई देने लग जाती है। लेकिन वहीं जो अगर हम अचानक से अंधेरे से बहुत तेज धूप में चले जाए तो हमारी आंखें चौंधिया सी जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जो शंकु है, कोन्स वाली कोशिकाएं हैं, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, अंधेरे में थे। क्योंकि जैसे हम उजाले में गए तो वो एकदम से तो एक्टिवेट नहीं होंगे, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, या उसको सेंसिटिव होने में टाइम लगेगा जब तक वो खुलता है। तो जब तक वो जो कोन्स जो है वो पूरी तरीके से नहीं खुल जाते तो हमें दिखाई देगा, हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। कुछ देर बाद वो हमें जो कोन्स है वो प्रॉपर खुल जाएंगे और हमें अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं एक तरह से एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये है आपका कलर विजन। और एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर जो ब्लाइंडनेस है वो क्या है? एक आनुवांशिक रोग है, हेरिडेटरी, ठीक है, यानी माता पिता से ये बच्चों में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो है वो सारे ही कलर एक जैसे दिखाई देते हैं और जो कलर है उसको पहचानने में दिक्कत होती है। मुख्यतः इसमें जो है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है, यानी कि लाल है कोई कपड़ा या हरा है वो उस व्यक्ति को कभी भी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो फाइनली हमने ये सारी चीजें आज डिस्कस की। प्रकाश से संबंधित बहुत सारी जो चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बने रहिए, और हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में जो है साइंस की अब कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद हम सीडीपी की क्लासेस साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। क्योंकि सीडीपी में मैंने 2-3 क्लासें बनाई हैं, और आगे जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित अगर क्लासेस चाहिए तो वो मैं आपको बताता रहूँगा आगे, और कुछ कॉन्सेप्ट उसमें और रह गए तो वो हमने बताने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कंप्यूटर भी बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसमें पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, और आप, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से कि आप लोगों को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, 50% तो आ ही रहा होगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।